Hello everyone, I am Vaibhav Rawat. I have got rank 25 in this year's civil service examination. Today we are here to discuss what should be the right mindset while we attempt civil service examination. देखिए एक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की 3 स्टेजेस होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, और हर स्टेज के अंदर एक अलग माइंडसेट की ज़रूरत होती है क्योंकि एक अलग डिफरेंट चैलेंजेस आपको फेस करने होते हैं. तो जो पहला चैलेंज हमें फेस होता है जब हम सिलेबस देखते हैं तो वो इतना बड़ा होता है कि सबसे पहला तो इमोशन आता है कि कवर कैसे होगा. तो ओवरवेलमिंग सिलेबस इज़ द फर्स्ट चैलेंज दैट वी फेस. तो उसके साथ हम कैसे डील कर सकते हैं. तो दूसरा चैलेंज जो हमें फेस होता है वो जब हम प्रीलिम्स की तैयारी करना शुरू करते हैं तो उस वक्त जब हम देखते हैं कि इतनी सारी चीज़ें हैं, हम उसको सोचते हैं याद कैसे करेंगे, और हम स्टडी प्लान बना लेते हैं पर हम कंसिस्टेंटली उस स्टडी प्लान को फॉलो नहीं कर पाते हैं. तो थर्ड चैलेंज जो हमें फेस होता है वो होता है कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन की जाए. और जब फोर्थ चैलेंज आता है कि जब हम प्रीलिम्स की तैयारी भी कर लेते हैं, मेंस एग्जामिनेशन लिखने आते हैं, तो आंसर राइटिंग एक चैलेंज होता है. फियर ऑफ फेलियर मन में रहता है कि जो में हम आंसर लिखेंगे क्या वो एक अच्छा आंसर होगा, क्या हम आंसर लिख पाएंगे. कभी कभी बिल्कुल कुछ लिख ही नहीं पाते हैं, कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है कि कुछ समझ ही नहीं आता है, सूझता ही नहीं है क्या लिखें. टेस्ट सीरीज़ में दिक्कत आती है. और फिर फाइनली जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, पर्सनैलिटी टेस्ट देने जाएंगे, तब आपके सामने एक अलग चैलेंज आएगा कि आप किस तरीके से अपने आप को वहाँ पे जो 5 मेंबर्स होंगे आपके सामने, बहुत सीनियर रिटायर्ड लोग होंगे, वो आपको जज करेंगे. तो आप किस तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को वहाँ पर डिस्प्ले करेंगे कि आपको वो सेलेक्ट कर लें एज अ सिविल सर्वेंट. तो बुक सोर्सेज करंट अफेयर्स में मैं सिविल्स डेली के बारे में बता रही थी. बहुत ही रिच क्वालिटी का कंटेंट आपको मिलता है. अच्छी बात यह है कि अगर आप ऐसे कोई भी टॉपिक है, सपोज इंडो अफगान, उसमें आपको साल भर की जितनी न्यूज़ है वो एक के बाद एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपको मिल जाएगी. तो आप वहाँ से 1 साल का करंट अफेयर्स हर टॉपिक वाइज रिवाइज कर सकते हैं. आप सिविल्स डेली को ज़रूर एक्सप्लोर करेगा. I have known about the initiative by Anudeep Dhurishetty sir. He followed the Samachar Manthan of Civils Daily. Right. So that was the reason, sir, that I've taken the prelims test series and mains test series also. सेकंड बार तो जब मैंने मेंस दिया तो आपके थ्रू डायरेक्ट मैंने आंसर राइटिंग में काफी हेल्प मिला. तो जिस चीज का मैं कह रहा था सर, द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, दिस यू हैव टू डिस्प्ले दोस क्वालिटीज व्हिच इज रिक्वायर्ड एज अ सिविल सर्वेंट. तो वो जो आंसर राइटिंग में आपने चीजें बताई थी कि कैसे कैसे इसको पॉइंटेड लिखो, सबटाइटल्स डालो, तो सिविल्स डेली ने काफी हेल्प करा. ओवरवेलमिंग सिलेबस को कवर करने के लिए आप उसको पार्ट्स में तोड़ दीजिए कि GS1, GS2, GS3, GS4, इनके अंदर भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स हैं. हिस्ट्री है, सोसाइटी है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, सोशल जस्टिस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, इकोनॉमिक्स है, एग्रीकल्चर है, एनवायरनमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है, साइंस एंड टेक है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है. तो इस तरीके से 11 सब्जेक्ट्स के अंदर आपको पूरा सिलेबस आपका डिवाइड हो जाएगा. साथ में एथिक्स है और आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा वो होगा. इन पर्टिकुलर सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपके पास कुछ रिसोर्सेज होने चाहिए. उन रिसोर्सेज का सिलेक्शन आप कैसे कर सकते हैं. पहली चीज़ आप ये देखिए कि आपके साथ के या आपके आसपास आपके सेम बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड जो लोग शेयर करते हैं, उन लोगों ने किसी ने कोई सिविल सर्वेंट बना होगा, उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बताई होगी. आप वो देखिए कि उन्होंने कौन सी बुक्स पढ़ी थी, उनमें से आप चूज़ कर सकते हैं. और एक ही रिसोर्स चूज़ करिए, एक ही किताब चूज़ करिए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए. ऐसा मेरे साथ मैंने एक ही किताब चूज़ करी थी और मुझे वो स्ट्रैटेजी काम आई कि मैं बार बार सेम रिसोर्स को पढ़ता था तो आसानी से याद हो जाता था. सेकंड चीज़ जो आपके साथ आती है कि आपको इतना सारी चीज़ें याद करें कैसे. तो वो ये चीज़ जैसे जैसे आप NCERTs पढ़ेंगे, सबसे पहले आप NCERTs पढ़िए, NCERTs के बाद आप स्टैंडर्ड बुक्स पर जाइए, तो धीरे धीरे आपकी थिंकिंग डेवलप होगी. जब आपकी थिंकिंग डेवलप होगी तो आपको स्लोली चीज़ें याद नहीं करनी पड़ेंगी, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा बन जाना चाहिए. जैसे कि 2+2 = 4 आपको सोचना नहीं पड़ता है, आपको पता होता है. वैसे ही आपको बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे प्रिपरेशन के साथ साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा बनेंगी. और वो कैसे बनती हैं, यूजुअली आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, कोई टॉपिक आपने पढ़ा, उस पर आप सोचिए, उस पर आप कोई वीडियो देखिए, उस पर आप थोड़ा सा और अपना समय निकालिए, उस पर किसी से बात करिए, तो धीरे धीरे वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनती चली जाएंगी. इसके अंदर एक तरीका ये भी रहता है कि आप टेस्ट दीजिए. कोई आपने NCERT पढ़ी, कोई किताब पढ़ी, उसका आप पर्टिकुलर टेस्ट दीजिए. जब आप टेस्ट देंगे तो आपको वो पता चलेगा कि आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक याद नहीं था या इसमें आपकी समझ में थोड़ी कमी थी, जो गलतियाँ होंगी उस गलती को आप फिर से जाके पढ़िए. तो आपका अब की बार जो आपने NCERT जो चीज़ें याद थी, जो नहीं याद थी, वो सब कुछ कवर हो जाएगा थ्रू दैट टेस्ट. थर्ड चीज़ पर हम आते हैं कि कंसिस्टेंटली कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं. काफ़ी ज़्यादा दिक्कत यही आती है कि हम लोग
आज पढ़ा और कल नहीं पढ़ा और फिर टेस्ट देने का टारगेट बनाया था वो नहीं कर पाए, तो एक विशियस साइकिल में फंस जाते हैं कि हमने मान लीजिए टेस्ट दिया, स्कोर अच्छा नहीं आया, फिर हमें लगता है फिर से हम पूरी किताब पढ़ें और फिर से हम पूरी किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। इस विशियस साइकिल से पार पाने का क्या तरीका होता है, और जो हम कभी कभी शायद आज हमें अच्छा नहीं लग रहा है, आज हम लो फील कर रहे हैं, काफ़ी हफ्ते निकल गए हैं, महीने निकल गए हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है सही से, किसी से हम ये बता भी नहीं सकते हैं। तो जो मुझे काम आया था जो तरीका, वो फर्स्ट चीज़ तो ये थी कि पहले आपके साथ आपने कुछ टेस्ट लिखा और उसमें आपको कोई चीज़ याद नहीं है, तो आपको फिर से पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उतना ही हिस्सा पढ़ें जितना आपको पता नहीं था। इसके लिए आपको एक माइंडसेट होना चाहिए, जैसे कि 3 इडियट्स में कहा था कि ज्ञान बट रहा है ले लो। आपको हर वक्त एक एक्वायरिंग नॉलेज वाला माइंडसेट होना ज़रूरी है कि आपको अभी जो बताया जा रहा है आप उसको सीखते जाइए। कोई परफेक्ट टाइम नहीं आएगा जिस दिन आप सब कुछ जान जाएंगे और फिर उसके बाद आप टेस्ट लिखेंगे, या फिर आपके टेस्ट में 100 ही आने चाहिए। जितने भी आपको आ रहे हैं, आप जितने आपका गलत हुए हैं आप उनसे सीखते चले जाइए, स्टेप बाय स्टेप आप डेली इंप्रूव करते चले जाएंगे। और दूसरा तरीका ये था कि जब मैं पर्सनली फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद मुझे भी ये सेम चीज़ फील हुआ, तो उसके बाद मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया, और मेडिटेशन से आपको फ़ायदा हो सकता है। इसके लिए dhamma.org एक वेबसाइट है, उस पर जाके आप विपस्सना मेडिटेशन सीख सकते हैं। वहाँ पे आप 10 डे का रिट्रीट एक कोर्स होता है वो कर सकते हैं, अगर यदि आपके पास समय है तो। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग एक बार उसको ज़रूर एक्सप्लोर करें। मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको इस पूरे प्रोसेस में लिविंग इन द मोमेंट सिखाती है। ना आप ज़्यादा दूर का सोचिए और ना जो हो गया उसका सोचिए। इस मोमेंट आप अगर आप अपना बेस्ट देंगे तो आप पूरे प्रोसेस में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अब हम तीसरी चीज़ पर आते हैं। जब आप आंसर राइटिंग करने जाएंगे तो एक फियर ऑफ फेलियर आता है कि अभी शायद मैं इतना तैयार नहीं हूँ और मैं ये आंसर अच्छे से नहीं लिख पाऊँगा या लिख पाऊँगी, मुझे वो चीज़ें याद नहीं हैं। इस चीज़ से पार पाने का तरीका आपके पास और कोई इलाज नहीं है। अगर आपने प्रीलिम एग्जामिनेशन क्लियर किया है तो आपको भरोसा रखना होगा कि आपको चीज़ें पता हैं, और जब तक आप उस चीज़ को टेस्ट में नहीं लिखेंगे तब तक आप उस चीज़ को सीख भी नहीं पाएंगे। जैसे मान लीजिए आप बैटल ग्राउंड पर जाते हैं और आपके पास 2 अभी ऑप्शंस हैं। पहला चीज़ तो ये है कि आप फिर से लौट जाएँ, ये सोचें कि मैं अगली बार फिर से आऊँगा और अगली बार और बड़ी तैयारी करके आऊँगा। और दूसरा ये है कि आप अभी लड़ लें, और जब आप लड़ेंगे तो आप सीखेंगे। ह्यूमन साइकोलॉजी का ये हिस्सा होता है कि इंसान अपनी गलतियों से ज़्यादा सीखता है रादर देन सक्सेस। तो जब आप गलती करेंगे तो नेक्स्ट टाइम आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में या इस टॉपिक में आप फिर से बेटर अब की बार परफॉर्म करेंगे जब अपनी गलतियों से आप सीख लेंगे। तो आप टेस्ट लिखिए, फियर ऑफ फेलियर को हटाइए, और जो फियर है वो बड़ा नेचुरल है, सबके साथ होता है, आप अकेले नहीं हैं, पर आप टेस्ट लिख कर ही उस फियर को दूर कर पाएंगे। फाइनली हम बात करते हैं कि मेन एग्जामिनेशन जब आपका हो गया, इंटरव्यू कॉल आया, तो आपको किस तरीके से अपना माइंडसेट बनाना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ नया इंसाइट आया हो, ये बहुत सारे लोगों का कहना है। कुछ किताबें मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे पढ़ सकते हैं एथिकल डिलेमास ऑफ अ सिविल सर्वेंट, ये अनिल स्वरूप सर ने लिखी है। तो उस किताब से पढ़कर भी मुझे भी ये समझ में आया, बहुत सारी टॉक से मुझे ये समझ में आया कि सिविल सर्वेंट का काम क्या होता है। पहले आपको ये जानना बड़ा ज़रूरी है जब आप इंटरव्यू करने जाते हैं। तो हमारे सरकारी पूरे सिस्टम के अंदर जो लोग टॉप लीडरशिप पोजीशंस में हैं वो सिविल सर्वेंट होते हैं, वो IAS होते हैं। तो वो कौन से पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जो उनके अंदर होने चाहिए, जैसे कि आपको फाउंडेशनल वैल्यूज़ ऑफ सिविल सर्विस जो GS4 का एक हिस्सा है उसमें आपको मिल जाएंगे। एम्पैथी होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, वो व्यक्ति रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना चाहिए। ऐसे ट्रेट्स आपको अपने अंदर बनाने होंगे। अगर यदि आपको पता है कि आपको डेस्टिनेशन आपकी क्या है तो आप वो रास्ता पकड़ सकते हैं, और वो डेस्टिनेशन आपको एक अच्छा सूटेबल सिविल सर्वेंट उनके सामने डिस्प्ले करना होगा कि आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं। तो उसके लिए UPSC ने खुद ने अपने नोटिफिकेशन में 10 क्वालिटी ट्रेट्स दिखाए होते हैं कि आप ये हम चेक करेंगे। आप उनके हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए, और आपके दिमाग में माइंडसेट आपका इस तरीके का होना चाहिए कि आप एक लीडर हैं। लीडर वह हैं जो कि अपने आसपास के लोगों का साथ लेके चल सकें और सही रास्ता दिखा सकें। तो आपको सही का साथ नहीं छोड़ना है, और आपको इस तरीके का व्यक्तित्व भी होना चाहिए कि आप लोगों को पसंद भी आ सकें। तो वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सारे ट्रेट्स आपको अपने अंदर डेवलप करने होंगे। आपको एक थिंकिंग पर्सन होना चाहिए। आप ऑन द स्पॉट किस तरीके से रिएक्ट करेंगे सिचुएशंस में, वो टेस्ट होता है। तो ये माइंडसेट जब आप शुरू से अपने प्रिपरेशन में बना के रखेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी पूरी प्रिपरेशन, ये पूरा प्रिपरेशन एक तरीके का पर्सनालिटी टेस्ट ही होता है। और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में ऐसा कहते हैं कि अगर यदि आप खुद को जान जाएंगे तो आप ये एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। तो ये खुद की इंटरनल फाइट ज़्यादा रहती है, आपको अपनी कमियों को ढूंढना होगा और उन पर काम करना होगा।
यदि आपको लगता है कि आप कुछ पर्टिकुलर एरिया में वीक हैं तो आपको उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत है। और इस तरीके से, जिस तरीके से आप धीरे धीरे रोज़ डेली इम्प्रूव करते चले जाएंगे, तो वो माइंडसेट आपको इस एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेगा। एक चीज़ और ये है कि आपको परफेक्शन की खोज में नहीं रहना है। इस एग्जामिनेशन के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चलती रहेंगी पूरे प्रोसेस में, शायद आखिरी दिन में भी आपको पता चलेंगी जो आपको नहीं पता होंगी। तो कभी ऐसा वक्त नहीं आएगा कि आप सब जान जाएंगे और अब आप एक अच्छे सूटेबल कैंडिडेट हैं। आपको वो कॉन्फिडेंस रखना है अपने अंदर कि आप एक सूटेबल कैंडिडेट हैं, और पूरे टाइम ये लर्निंग, एक पूरा प्रोसेस में ही लर्निंग होती रहती है। तो परफेक्शन की तलाश नहीं करनी है। आप जितने अच्छे हैं आप अपना बेस्ट देते रहिए हर स्टेज पे, चाहे प्रीलिम एग्जाम हो, चाहे मेन एग्जाम हो और इंटरव्यू हो, आप अपना बेस्ट देते रहिए। अब फाइनल चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो GS4 सिलेबस का भी हिस्सा होता है, वो एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ हमें पढ़नी नहीं है, उसको हमें अपने अंदर इंटरनलाइज भी करना है। हमें इमोशनली इंटेलिजेंट बनना है। तो जिस तरीके से आप अपने इमोशंस को पहचानेंगे और उसको चैनलाइज करेंगे पॉजिटिव एनर्जी के लिए, मान लीजिए आपको डर लग रहा है कि आप फियर ऑफ फेलियर है आपके मन में मेन एग्जामिनेशन के लिए, कि टेस्ट लिखना चाहते हैं पर नहीं लिख पा रहे हैं, तो उसको यूज़ करिए। आप बहुत अच्छे से रिवाइज करिए। फियर ऑफ फेलियर आपको इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि मेरे को टेस्ट में अच्छा लाना है, इस बात का आपका मन में डर होना चाहिए, पर टेस्ट ज़रूर लिखिए। आपको एक बैलेंस अप्रोच भी लेनी होगी। तो खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, और पूरे प्रोसेस में इस तरीके का माइंडसेट रखिए कि आप ग्रो होते जाएंगे। और जब भी आपको मौका मिलता है मेन एग्जामिनेशन के आंसर्स के अंदर भी हमेशा ये डिस्प्ले करिए कि आप एक सूटेबल सिविल सर्वेंट हैं। जिस तरीके से आपके आउटलुक होने चाहिए, जो आपके थॉट्स होने चाहिए, वो एक ब्यूरोक्रेट के, एक रैशनल व्यक्ति के होने चाहिए। तो वो सब आपको फाउंडेशनल वैल्यूज़ ऑफ सिविल सर्विस में मिल जाएंगे। उस तरीके का व्यक्तित्व जब आप बना ही लेंगे तो फिर आपका फाइनल पर्सनैलिटी टेस्ट में भी अच्छा स्कोर आ जाएगा। I would like to thank DKT for giving this platform to me, and thank you all of you for watching DKT. All the best.